इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। 5 जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें इंग्लिश पेडागोजी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही पूछा जाता है। लैंग्वेज आपको 1 या 2 चॉइस करना पड़ता है। तो हम आज इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऑफलाइन पेपर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाला है, तो इस हिसाब से आपको ऑफलाइन जो प्रीवियस पेपर जो हुए हैं, ऑफलाइन एग्जाम प्रीवियस पेपर, उसके सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टॉपिक जो है स्पेसिफिक है। क्वेश्चन के पैटर्न को अलग अलग घुमा घुमा के पूछा जाता है, टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन के फॉर्म वही होते हैं। तो हम आज PYQ करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि ये जो PYQ जो मैं आपको कराऊंगी, आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें ये आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, बूस्ट करेगा, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है निर्मला साहू, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। कुछ मेरे बारे में, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट के, ठीक है, लैंग्वेज पेपर। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट। एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, ठीक है, बहुभाषिक जो क्लासरूम है यानी कक्षा है, उसमें लर्नर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या मैंने आपको मल्टीलिंगुअलिज्म पे एक डिटेल क्लास दी है, आप सभी ने देखा होगा, तो आप सभी को पता है मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे क्या होता है, क्लासरूम में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर सेकंड नंबर सही है। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब एक से ज़्यादा भाषा का क्लासरूम में इस्तेमाल होना मल्टीलिंगुअलिज्म को कहा जाता है। और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में लर्नर एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो कई सारे भाषाओं, कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और अपने ओन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 107, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। अब आप सभी को पता है डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, मतलब कि टीचर जब क्लास में असेसमेंट करती है पढ़ाने के बाद, तो वो उसे देखती है कि बच्चे कहाँ तक और कितना सीखे हैं, जो उन्होंने टीचिंग प्लान किया था स्ट्रक्चर, वो उनके प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं, कहाँ पे डेफिशिएंसी है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो अपनी वो टीचिंग जो स्ट्रैटेजी है कैसे चेंज कर सके, बच्चे को कैसे रेमेडियल क्लास दे, मतलब निदानात्मक दे सके, है ना। ये सब पे जो ध्यान देती है उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो क्या होता है वही पूछा है, तो फर्स्ट आंसर ही आपका सही हो जाएगा, फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब बच्चे पढ़ने में या क्लासरूम टीचिंग में जब टीचिंग कराई जा रही है तो उसमें क्या डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, विद अ व्यू टू प्लान रेमेडी। और उस डेफिशिएंसी, कमी को देखते हुए टीचर अपनी जो प्लानिंग है उसे उस हिसाब से करती है, ताकि जो कमी है वो पूरी हो सके, ठीक से उन्हें और अच्छे से बता सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो किसको ज़्यादा इंफेसिस करता है, रीडिंग एंड राइटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका कुछ पर्पस, मतलब जो है कुछ मीनिंग मेकिंग हो रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, कुछ अच्छा आप कुछ इंफॉर्मेटिव सीख रहे हैं, वो मतलब इसमें बताना है डज नॉट, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो पहला बोल रहा है इंटरेक्टिंग विथ टेक्स्ट। जब टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं तो समझते हैं, उसके जो मेन आइडिया है वो सबको पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब हो रहा है कि मीनिंग मेकिंग हो रही है यहाँ पर। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप टेक्स्ट को आगे पढ़ रहे हैं तो भी मीनिंग मेकिंग हो रहा है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम। कोई टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं और उसको फिर से समझा रहे हैं अपने पेयर्स में, मतलब कि अपने सहपाठी को, तो इससे भी मीनिंग मेकिंग हो रहा है, क्योंकि आप पहले खुद रीड करके समझ रहे हैं और उसको आप समझा रहे हैं, है ना। तो ये तीनों जो है मीनिंग मेकिंग है। लेकिन यहाँ पे डज नॉट पूछा है तो क्या होगा, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग। जोर जोर से हर वर्ड को पढ़ लेना और उसको ट्रांसलेट कर देना, इसमें कोई मीनिंग मेकिंग नहीं हो रहा है। आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा मीनिंग मेकिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 110, डैश comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। कौन सा ऐसा कॉम्प्रहेंशन है इनमें से, इन्फ्लुएंशियल, ग्लोबल, लोकल, ट्रांजैक्शनल, कौन सी ऐसी कॉम्प्रहेंशन स्किल है जिसमें आप एक जो टेक्स्ट है, पीस ऑफ टेक्स्ट यानी कि एक कोई आर्टिकल होगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन वाला जो टेक्स्ट होगा उसको आप पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो ये होता है लोकल। जब आप लोकल कॉम्प्रहेंशन करते हैं ना, तो आप
कोई टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसका जो मेन थीम है, आइडिया है, क्या बोलना चाह रहा है, उसको आप निकालने की कोशिश करते हैं। जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उस टेक्स्ट में उसे आप समझते हुए पढ़ते हैं, उसे हम लोकल कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जहाँ पर आप टेक्स्ट को क्लोजली और बहुत ही गहन से ध्यान पूर्वक उसे आप पढ़ते हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग in which the teacher provide the situation and help the class to prepare it। एक तरह का राइटिंग है, राइटिंग का प्रकार है जहाँ पर टीचर क्या करती है, सिचुएशन देती है बच्चों को और हेल्प करती है उसको प्रिपेयर करने के लिए। टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, डायरेक्शन, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया टू द लर्नर। और लर्नर को लगातार टीचर क्या कर रही है, यहाँ पे फीडबैक दे रही है, डायरेक्शन दे रही है और एक्सपेंशन यानी कि एक तरह से मतलब फैलाव, कहने का मतलब है कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बता रही है, ठीक है, एक्सपैंड कर रही है। तो इस टाइप की राइटिंग को क्या कहा जाता है, तो इस टाइप की राइटिंग को गाइडेड राइटिंग कहा जाता है, जहाँ पे टीचर बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा असिस्ट करती हैं, है ना, फीडबैक, डायरेक्शन, एक्सपेंशन, ये सब के माध्यम से क्या करती है, बच्चों को, लर्नर को असिस्ट करती, तो इसे गाइडेड राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। एक टीचर कक्षा 5वीं के बच्चों को टेक्स्ट को रीड करने के लिए कहती है, बहुत अच्छे से पढ़ो, थॉरोली यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ के आने को कहती है। देन शी आस्क्स देम आंसर टू क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो वो टेक्स्ट दी थी उस टेक्स्ट से ही टीचर क्या करती है, क्वेश्चन आंसर पूछती हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस शी एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, इस प्रोसेस में वो क्या एनकरेज कर रही है, तो इंटेंसिव रीडिंग होगा। लास्ट वीडियो में ही मैंने इंग्लिश पेडागोजी में आपको बताया था और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं, बच्चों को, बच्चे हो या कोई भी हो, हम भी अगर पढ़ते हैं, कहने का मतलब कोई भी टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और उसका जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो आइडिया है, वो सबको हम समझते हुए मतलब पढ़ते हैं, इसीलिए उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और जिसको हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जिस्ट लेने के लिए, एक जनरल आइडिया लेने के लिए पढ़ते हैं, उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये चारों की वीडियो मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट है इंग्लिश पेडागोजी, उसमें आपको मिल जाएगी। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, इंग्लिश पेडागोजी की जो लिंक है आपको दे दूंगी। आप जाके इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और आप देख भी रहे हैं। पिछला भी मैंने कराया था, उससे भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, और अभी भी स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सब कुछ मैंने करवाया है आपको, आप देखिए, ठीक है, जाकर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द टर्म कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट, कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ, ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है, इसकी बात किन्होंने कही है, ये स्टीफन कर्शन ने कही है, ठीक है। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में ये बताया है कि जब आप स्पीच बोलते हैं उसके साथ आपका जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो क्या रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में उन्होंने बात कही है। उसी को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहा जाता है, जो कि स्टीफन कर्शन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। देखिए, रीडिंग का इनमें से सब स्किल कौन सा नहीं है, तो कनेक्टिंग है, प्रेडिक्टिंग है, सिंथेसाइजिंग है, ये तीनों ही रीडिंग के सब स्किल हैं। ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्टिंग। ये पूछा गया है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो है, कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग आपका सब स्किल है रीडिंग का, लेकिन ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल है उसको अच्छा निखारने के लिए कौन सा इनमें से बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम महत्वपूर्ण है, तो लिसनिंग पेशेंटली टू द चिल्ड्रन टॉक, बच्चे जब बोलें तो उसको सुनना, तो इससे भी उनकी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है, उनको आप अलाउ कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडिया, जो उनकी जो आइडिया है, उनके जो सोच है, विचार है और फीलिंग्स है, भावना है, उसको व्यक्त करने का आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो ये भी स्पीकिंग स्किल को निखारता है, बच्चों के इन्हेंस करता है। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये होगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बोला है, लिस्ट यानी बहुत ही कम महत्वपूर्ण। देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं उसका क्या मतलब होता है, यस और नो में आंसर, है ना, कि ये ऐसा, ये कोई स्टेटमेंट दे दिया, क्या ये सही है या गलत, तो वो सही है या गलत है बोलेगा, ट्रू या फॉल्स, येस या नो, तो इससे उसकी जो स्पीकिंग स्किल है नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो एक एक ही वर्ड में ख़त्म हो जाता है, उनको एक्सप्रेस करने का आइडिया नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। और
अगर आप डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो डिस्कशन में तो वो अपनी बातें कहेंगे, तो इससे वो स्पीकिंग स्किल इन्हेंस होगी। तो आंसर आपका 3rd नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, बाकी ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो बहुत ही कम महत्वपूर्ण लगता है। यही अगर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोला जाता, ओपन एंडेड जो होता है उसमें वो मुक्त होता है और अपने जो आइडिया है, विचार है, उसको स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह से कितने भी विचार आइडियाज़ की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसे वो व्यक्त कर पाता है। तो ओपन एंडेड होता अगर तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर। प्राइमरी लेवल पे जो साहित्य यानी लिटरेचर है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है, बच्चों की मतलब लैंग्वेज लर्निंग में किस चीज़ को वो क्या करती है, हेल्प करती है, निखारती है, विकसित करने में। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। इट एनकरेज द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट। देखिए वर्कशीट कंप्लीट करने जैसा कुछ इसमें मतलब सही नहीं होगा, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। लिटरेचर अगर बच्चा सीख रहा है प्राइमरी लेवल पे तो इससे उसका वर्कशीट कंप्लीट करना या टास्क देना उससे कोई महत्व नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनरा। हाँ, ये सही लग रहा है एकदम, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इट डेवलप टीचर इंटरप्रिटेटिव क्रिएटिव क्रिटिकल एबिलिटी। अब टीचर ये बच्चों के लिए किया जा रहा है, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर की बात कही जा रही कि टीचर का जो क्रिएटिव क्रिटिकल इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी को बताया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। लिटरेचर पढ़ने से सिर्फ वोकेबलरी शब्दकोश आपका में बढ़ोतरी होती है और कुछ नहीं सीखते हैं, ये तो गलत है ना। शब्दकोश के लिए तो आप सिर्फ लिटरेचर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ वोकेबलरी पढ़िए, है ना। तो ये जो 2nd नंबर है, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनरा, मतलब हर अलग अलग जो जॉनरा होती है, जॉनरा मतलब कि हम आपको समझाएंगे अभी, अलग अलग जो जॉनरा होती है उसको कवर करता है। क्या क्या जॉनराज हैं उसके बारे में पता चलता है बच्चों को। जॉनरा क्या होता है, जॉनरा एक तरह का स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर है। ठीक है, साहित्य का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। अब वो टाइप क्या क्या हो सकता है, ड्रामा, है ना, प्ले, प्रोज, पोएट्री, ठीक है, रोल प्ले या फिर ट्रेवलॉग, ये सब क्या है, जॉनरा है। नॉवेल जैसे है, फिक्शन है, ठीक है, फिक्शन स्टोरी होती, नॉवेल होती है ना, और हॉरर स्टोरीज होती हैं जिसे हम हॉरर स्टोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रोज होती है, पोएट्री होती है, ड्रामा होती है, 1 एक्ट प्ले होता है, ट्रैवलॉग होता है। ये सब अलग अलग जॉनरा है आपके लिटरेचर के। तो अगर लिटरेचर पढ़ता है बच्चा तो उसकी क्या मतलब हेल्प होती है, उसमें क्या विकसित होता है कि वो अलग अलग जॉनरा को जान पाता है, क्योंकि जो लिटरेचर होता है उसमें आप अलग अलग जॉनरा की चीज़ों को पढ़ते हैं। कोई फिक्शन होता है, कोई नॉवेल होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई प्रोज होता है, कोई पोइट्री होता है ना। तो 2nd नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अ टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी 7th वर्ड। टीचर एक वर्कशीट प्रिपेयर कर रही है, उसमें हर 7वें वर्ड को वो रिमूव कर दे रही है टेक्स्ट से। देन शी आस्क्स द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट, और उसके बाद वो लर्नर को कहती है कि टेक्स्ट को पढ़ो। फिर उसके बाद बोल रही है आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट, और उन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो वर्ड को वो हटा दी हैं उसको कंप्लीट करो बोल रही है, मिसिंग वर्ड को। ठीक है, तो ऐसे टास्क को क्या कहा जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। क्लोज टेस्ट जो होता है, एक पीस ऑफ पैराग्राफ होता है जिसमें वर्ड्स मिसिंग होते हैं और उसको आपको भरना होता है, तो वो क्लोज टेस्ट कहा जाता है। यही पूछा गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी। ठीक है, लैंग्वेज एक स्वच्छंद है। मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। ठीक है, कि मतलब पानी को पानी क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है लैंग्वेज और उसके मीनिंग का। नाम बस पड़ गया तो पड़ गया, पानी है तो पानी है, पानी को जल भी कहा जाता है, वाटर भी कहा जाता है। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है भाषा का किसी इस शब्द के साथ कि इसको पानी ही क्यों बोला जाता है, इसको जल ही क्यों बोला जाता है, या वाटर क्यों बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक। एक टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने देते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद एक टॉपिक पे टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि प्रवीण नाम की जो बच्ची है या बच्चा है वो अपने आप उस पैराग्राफ को नहीं लिख पा रहा। हाउ एवर शी वॉज एबल टू राइट इट अंडर एडल्ट और पेयर गाइडेंस, जबकि वो उसे अडल्ट या
अपने जो सहपाठी हैं उनके गाइडेंस से कर पा रही है, लेकिन अकेले नहीं कर पा रही है, तो दिस गाइडेंस इज कॉल्ड स्कैफ फोल्डिंग। 1000 बार ये टॉपिक को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, क्वेश्चंस भी ला चुकी हूँ टॉपिक पे इलेबोरेट वे पे कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। अब यही चीज़ इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछ लिया गया है ना। अब इससे आप समझ सकते हैं कि स्कैफ फोल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है लेओ वाइगोत्स्की जी का, और जो कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी CDP में पूछा जाता है और यहाँ पे आप इंग्लिश पेडागोजी में भी देख रहे हैं। स्कैफ फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अडल्ट या फिर जिसका नॉलेज ज़्यादा है उसकी मदद से जो लर्नर है अपने टास्क को कंप्लीट कर पाता है। वही अगर वो खुद से करने को बोला जाए तो वो खुद से नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको कोई असिस्टेंस मिले, गाइडेंस मिले, हेल्प मिले किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा, तो वो उस काम को कर लेता है। तो उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ या मचान। नेक्स्ट हम आज का लास्ट देख लेते हैं इंग्लिश का, ठीक है। इसके बाद तो खत्म ही हो गया इसका पेडागोजी का, है ना। द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट, देखिए टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज होती है उसका पर्पस क्या नहीं है, तो डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर, ये तो है। देखिए टेक्सचुअल एक्सरसाइज देते हैं, लिखित रूप से जो आप एक्सरसाइज देते हैं उसमें उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ये सही है। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट का ध्यान रखेंगे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, हाँ इसके माध्यम से अगर कोई टेक्स्ट आप उसको लिखने दे रहे हैं, मतलब कि कुछ भी आप उसको लिखने के लिए एक पैराग्राफ ही दे दिए कि इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखिए, तो उसकी जो एक्सप्रेस करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, देखिए ये जो है नॉट पूछा है ना, तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप कोई टॉपिक दे रहे हैं बच्चे को कि इस टॉपिक पे लिखिए, तो वो लिख रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ही, और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा और एक्सपोजर भी मिलेगा लैंग्वेज लर्निंग का। लेकिन मेमोराइज करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है ना। मेमोराइज करने का नहीं कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी स्किल को देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसकी इमेजिनेशन स्किल इसमें पता चलेगी, अपने जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेमोरी करने का कोई तुक नहीं बनता, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी के 20 जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, बाकी तो ये हिंदी का आ गया। और उससे पहले अगर आप सोच रहे होंगे तो इससे पहले जो हम नहीं कराए वो पैराग्राफ और पैसेज है, ठीक है, वो भी हम कराएंगे। इसकी 4 से 5 मैंने क्लास आपको दी है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आज आपको ये नहीं कराया, मैंने पेडागोजी से स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लास्ट एंड टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है। आप इसी में ही देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे कि ये मल्टीलिंगुअल वाला जो है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप स्कैफ फोल्डिंग देखे हैं, और उसके अलावा स्कैनिंग एक्सटेंसिव, ये सब जो आप देख रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये स्टीफन क्रिशन वाला भी हमने देखा है, नॉम चॉम्स्की और स्टीफन क्रिशन, इसके भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। आपने देखा 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो ऑफलाइन पेपर हुआ है उसको मैंने आज करवाया है। वीडियो अगर आपको रिसोर्सफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और भी आपको इंग्लिश पेडागोजी पे क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।